हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्या? इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले 2 टॉपिक। बिल्कुल आप किसी भी पेपर में पहुंच जाइए और इस टॉपिक में से जो 2 टॉपिक मैं आज करा रहा हूं, आपको डेफिनेटली 2 से 3 नंबर के पेपर आपको, मतलब क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे किसी भी पेपर में चले जाइए। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इस पेपर में जो आपका क्या कहते हैं, मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं ये टॉपिक्स को इतने अच्छे से आपको करा दूंगा कि इस टॉपिक से अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, टॉपिक्स क्या हैं वो सुन लीजिए। टॉपिक्स हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर में जो कलर कोडिंग होती है वो क्या होती है, बात करेंगे। और टाइप्स ऑफ सोर्सेज, मतलब स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, निर्भर और स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज। वो वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं। करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी बातें पूछी जाती हैं और ये सब चीज हम लोग करेंगे लेक्चर में। अभी हम जिंदा हैं और क्या है, आपके नंबर कम नहीं होने देंगे। क्या टारगेट बनाया है हमने इस पूरे क्रैश कोर्स से? 30 से 50 नंबर बढ़ाने का टारगेट बनाया है और वो टारगेट पक्का अचीव करने वाले हैं हम लोग, अगर आप ये पूरे लेक्चर्स देख लोगे तो। चलिए शुरू करते हैं कलर कोडिंग से। कलर कोडिंग मैं ये लिख के ले आया हूं ताकि टाइम आप लोगों का बचे। कलर कोडिंग क्या होती है? देखिए, किसी भी रजिस्टर में जो रजिस्टर की बात कर रहा हूं, रजिस्टेंस की नहीं, रजिस्टर की बात कर रहा हूं, जो मार्केट में मिलता है तत्व। तो रजिस्टर जो प्रतिरोधक जिसे कहते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, वो कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है। मैंने आपको बोला हुआ है कि रेजिस्टेंस के 2 छोर होते हैं, एक और 2। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 5 बैंड थ्योरी, मतलब 5 बैंड की थ्योरी करने वाले हैं। 5 बैंड थ्योरी करने वाले हैं हम लोग आज। 5 बैंड, 6th बैंड, आप वैसे तो 6 बैंड तक होते हैं। मतलब मैं ये क्या कह रहा हूं वो सुन लीजिए। मतलब रजिस्टर में इस तरीके से 6 लाइन तक बनी रह सकती है। ठीक है, 5 लाइन तक का हमारे कोर्स में होता है। 6 में एक बार डीएमआरसी के पेपर में, जेई के पेपर में पूछ लिया था कि 6वां बैंड क्या प्रदर्शित करता है। पर अभी मैं 5 बैंड के बारे में बताऊंगा, फिर थोड़ी देर में 6वें बैंड के बारे में बताऊंगा। तो 5 बैंड थ्योरी में जाहिर सी बात है कितने बैंड होंगे, 5 होंगे। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ मान लीजिए ये 5वां बैंड है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये 5वां बैंड मैंने यहाँ पर बना दिया। अब आप एक चीज देखिए, 5 बैंड की थ्योरी क्या कहती है? मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग कुछ कलर की स्ट्राइप्स बना देते हैं। मतलब किसी भी कलर की, किसी भी अलग अलग कलरों की हम लोग क्या बना देते हैं, बैंड बना देते हैं। मतलब स्ट्राइप्स, लाइन, लकीरें खींच देते हैं। और क्या होता है, वो क्यों खींच देते हैं? ताकि हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू का मान, देखिए किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू का मान अगर आपको पता करना है, मतलब ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, 10,000 किलो ओम का है या 50,000 किलो ओम का है, जो भी रेजिस्टेंस का मान होगा या तो उस पर लिखा जाए या फिर उसको प्रदर्शित कर दिया जाता है कलर की कोडिंगों के द्वारा। मतलब कलर की बैंड के द्वारा, कलर की लकीरों के द्वारा हम लोग उसे प्रदर्शित कर देते हैं। एक बात मैं और आपको बता देता हूं, क्या? अब आप एक चीज समझिए कि ये जो 1 2 3 4 5 ये जो बैंड हम लोगों ने यहाँ बनाए हुए हैं, 5 बैंड तक तो हमारे कोर्स में है। 6वां बैंड मैंने आपको कहा कि अगर 6 बैंड की बात करेंगे तो उसमें क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ अलग अलग कलर्स की हम लोग क्यों लकीरें खींच देते हैं? देखिए ये जो आपके रेजिस्टेंस का मान है, डायरेक्टली लिखने को तो वो लिख सकते थे, बट मैं आपको बता दूं कि होता ये है कि जब भी हम रेजिस्टेंस का मान डायरेक्टली लिखते हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि किसी भी प्रतिरोध के ऊपर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर देश में अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनिए, कोई भारत का इंजीनियर है, वो मान लीजिए कहीं गया है
मान लीजिए गल्फ कंट्री में गया है, सऊदी अरब में गया है, अब वहां तो उर्दू चलती है, ठीक है, उर्दू चलती है और या फिर अरब चलती है, मतलब कुल मिला के। तो अब एक बात बताइए, वहां इंग्लिश चलती ही नहीं है, वहां अरब चलती है। चाइना में चले जाएंगे तो वहां क्या कहते हैं, चीन चलती है, चीनी जो भाषा होती है उनकी, चाइनीज भाषा जो होती है वो चलती है, वो लोग इंग्लिश यूज नहीं करते। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई भारत का इंजीनियर वहां गया, मान लीजिए चाइना गया, तो क्या फिर अगर वहां पर चाइनीज में मतलब वैल्यू लिखी होगी, मान लो कुछ भी लिखी होगी XYZ, तो वो बंदा कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा ना। पर अगर कलर की कोडिंग दे दी जाए तो जो रेड कलर यहाँ पर मार्क करेंगे वही रेड कलर वहां मार्क करेंगे। कलर तो सब जगह ही सेम है, चाहे चाइना चले जाओ, चाहे US चले जाओ, चाहे सऊदी अरब चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है, लैंग्वेज क्योंकि हर जगह की अलग होती है तो हम लोग लैंग्वेज से लिखना प्रदर्शित नहीं करते। अभी मान लीजिए चाइना का इंजीनियर इंडिया आए और इंडिया में मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हो, क्या पता उसको आती हो नहीं आती हो लैंग्वेज, हम कह नहीं सकते ना, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग लैंग्वेज अवॉइड करते हैं, हम लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन पर आ गए हैं, मतलब कि सभी कंट्रीज में, सभी पूरे वर्ल्ड में रजिस्टर के ऊपर क्या कर देंगे, लाइन लकीरें खींच देंगे, उनकी कुछ कोडिंगें होंगी और ऐसा वो मान के चलते हैं कि जो बंदा इंजीनियर आया है उसको कलर कोडिंग पता होगी और वो अपनी आप वैल्यू निकाल लेगा, दैट्स इट, सिंपल। तो अब आप कौन बनने वाले हो, वही वाले इंजीनियर बनने वाले हो जो हो सकता है कहीं कल जाएं और कलर कोडिंग का यूज करें, ठीक है। तो बढ़िया है, अगर आप फ्यूचर टेक्नीशियन बनने वाले हो, कुछ लोग हो सकता है कभी मौका भी मिले आप लोगों को जो मैं बात कह रहा हूँ वैसा ही करने का, ठीक है। देखिए कुछ भी हो सकता है, जिंदगी कभी भी खूबसूरत मोड़ ले सकती है, ली भी होगी इससे पहले कभी, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कलर कोडिंग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग उससे मान निकाल पाएं। अब आज हम जो सीखेंगे वो मान निकालना ही सीखेंगे। सुनिए, सबसे पहली चीज, जो सबसे आखिर की लाइन होती है, मतलब आप देखिए आप लोग जहां से देख रहे होंगे उसका राइट हैंड साइड, सबसे एक्सट्रीम राइट, मतलब सबसे आखिर का राइट की जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टॉलरेंस बोलते हैं। ये जो है टॉलरेंस हम लोग उसको बोलते हैं, टॉलरेंस बैंड, मतलब टॉलरेंस वाली लाइन, ठीक है। टॉलरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए वैसे तो टॉलरेंस को क्या कहते हैं कि हम टॉलरेट करना, मतलब हम किसी को टॉलरेट कर रहे हैं, पर ठीक है, सहन शक्ति, मतलब टॉलरेंस मतलब हम तुझे सहन कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। बट जो यहाँ मतलब होता है ना, वो यहाँ टॉलरेट का कहीं ना कहीं मतलब होता है गुंजाइश, ठीक है, गुंजाइश। तो गुंजाइश मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी इसका मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां जो मतलब होता है, यहां क्योंकि हम इसे एक गुंजाइश के तौर पर लेते हैं टॉलरेंस को, ठीक है। अब जो सबसे एक्सट्रीम राइट है, मैंने आपको क्या कहा, सबसे एक्सट्रीम राइट, मतलब जो 5वां नंबर जो सबसे एक्सट्रीम राइट होगी उसको हमें हमेशा क्या लेना है, टॉलरेंस लेना है। एक बात और दिमाग में डाल लीजिए, भले ये ये 5 हो, चाहे भले कल को ये 3 लकीर भी हो, तो याद रखिएगा कुछ भी हो, सबसे राइट वाली को टॉलरेंस लेना है। इसीलिए मैं आपको सबसे राइट से शुरू कर रहा हूं, और सबसे राइट के जो चौथे नंबर पर होगी, जो भी होगी, चाहे चौथा नहीं, अगर मान लो 3 भी हैं, तो जो सबसे राइट के दूसरे पे होगी उसको हम लोग नाम देते हैं मल्टीप्लायर, गुणांक का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मल्टीप्लायर का नाम देते हैं, गुणांक का नाम देते हैं। उसके बाद में तुम्हें जितनी भी लकीरें मिलें, क्या जितनी भी लकीरें मिलें, क्या जितनी भी लकीरें मिलें, क्या जितनी भी लकीरें मिलें, सब आ जाएंगी डिजिट्स में। किस में आ जाएंगी, डिजिट्स में आ जाएंगी, संख्या में आ जाएंगी। ये मैं क्या कह रहा हूं, जब तक सवाल नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा, बट एक बार सवाल देख लेंगे। इससे ज्यादा आसान टॉपिक पैदा नहीं है इस पूरी इलेक्ट्रिकल में, याद रखना। बिल्कुल यार, गली का कोई भी बच्चा अपनी गली में किसी भी बच्चे को दे देना ये टॉपिक, चाहे वो दूसरी क्लास का क्यों ना हो, वो तक ये सवाल कर लेगा, इतना आसान टॉपिक है। हर गली का बच्चा जानता है इस टॉपिक को, तो तुम्हें तो जानना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। अब आप एक चीज देखिए, ये केवल जो मैं आपको बताया, ये जितने भी 5 बैंड होंगे, मतलब मैक्सिमम 5 बैंड तक ये चीज लागू होती है। मतलब बड़ा ही सिंपल है और साफ है। सबसे एंड वाला टॉलरेंस, उससे पहले वाला मल्टीप्लायर, उसके बाद जितने भी मिलेंगे सब डिजिट्स होंगे। जितने भी का मतलब ये नहीं कि 5 से ऊपर हो जाए, पर अगर मान लीजिए 5 से ऊपर होता है तो क्या होता है, ठीक है, मान लेता हूं मैं ये 6 हो गए, ठीक है। तो 6 बैंड थ्योरी की भी बात मैं हल्की सी यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोर्स में है नहीं है तो हमें मतलब है नहीं, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सबसे आखिर का क्या मैंने कहा, टॉलरेंस, फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, मल्टीप्लायर, और बाकी की क्या हो जाएंगी, डिजिट्स। ऐसा यहाँ नहीं होता है, याद रखिए। इसकी जो छठवीं शुरू होती है, अगर जब 6 बैंड होंगे तो जो छठवीं शुरू होती है ये होती है तापमान गुणांक की लाइन। किसकी होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की लाइन।
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये जो छठवीं लाइन होती है, जो सबसे आखिर की राइट लाइन होगी, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से प्रदर्शित करते हैं। मतलब तापमान गुणांक की लाइन है ये। किसकी लाइन है? तापमान गुणांक की लाइन है ये। फिर उससे पहले वाली अब वही सेम चीज, फिर टॉलरेंस होगी, फिर चौथी वाली मल्टीप्लायर होगी, और चौथी से पहले वाली जितनी भी होंगी डिजिट्स होंगी। बड़ा ही सिंपल हिसाब है। तो सेम ऐसे ही कोई सी भी मतलब आप इसमें कोई भी रजिस्टर ले लो, मान लो उसमें 3 लाइन ले लो, तो तीन क्या आ गई? 5 तक का तो मैंने यही कंसेप्ट बताया आपको, याद रखना। जब 6 हो जाता है तब आखिर की लाइन होती है तापमान गुणांक वाली। मतलब वो आखिर का कलर क्या प्रदर्शित करता है? उस प्रतिरोध का तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रदर्शित करता है। ये सवाल डीएमआरसी जेईई में आ चुका था कि क्या प्रदर्शित करता है। अब आप देख लीजिए, यहां मैंने 3 बैंड बनाए हैं। 3 बैंड मतलब 5 तक तो सेम कंसेप्ट चलेगा। तो सबसे आखिर वाली लाइन होगी टॉलरेंस, फिर उससे पहले वाली लाइन होगी आपकी मल्टीप्लायर, और उससे पहले वाली लाइन होगी आपकी क्या? डिजिट्स। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये चीज है आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब आप एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं चीजों को याद करने के लिए, और फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये टॉपिक। अब आप देखिए, इसको आपने याद रखना है बड़े सिंपल से। आप लोगों को वैसे तो पता ही होगा, बी रॉय। देखिए आप इसका पेयर बना लीजिए, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, बड़ा ही फेमस सा है। मतलब 10वीं से 12वीं से पढ़ते ही आ रहे हैं इस चीज़ को, ताकि आपको कलर के सीक्वेंस याद रहे। सीक्वेंस याद कराने के लिए था, बस और कुछ नहीं है। देखिए दुनिया अंधकार से शुरू होती है, तो ये भी टेबल अंधकार से शुरू हो रही है, ब्लैक से, क्योंकि आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, ठीक है? तो ब्राउन बाद में आएगा, करनी तो बी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बी रॉय है, तो बी का ब्लैक पहले आएगा। दुनिया अंधकार से शुरू हुई है, टेबल भी अंधकार से शुरू होगी। फिर ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ब्लैक का कंफ्यूजन मैंने मिटा दिया। आर से रेड है, ओ से ऑरेंज है, वाई से येलो है, जी से ग्रीन। ग्रीन पहले आएगा, ग्रे बाद में आएगा, ठीक है? फिर ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीन पहले आएगा, ग्रे बाद में आएगा। डिजिट में याद रखिए, ये टेबल 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं होती, गलती कर जाओगे। 0 1 2 3 4 5 9 तक। मल्टीप्लायर में, गुणांक में जो डिजिट होती है वो 10 की पावर में लिख देनी है। 10 की पावर में आपने क्या लिख देनी है? डिजिट लिख देनी है। तो 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है, मुझे पता है, ये बात हंस रहे हैं वो लोग, ठीक है? 10 की पावर 1 क्या होती है? 10 की पावर 2 होती है 100। इस तरीके से 10 की पावर 9 तक हम लोग लिख लेंगे। ये है गुंजाइश टॉलरेंस, मतलब कुछ कलर की टॉलरेंस है ये। ब्राउन की 1%, ब्लैक की कोई टॉलरेंस नहीं होती। ब्राउन की कितनी है? 1%। अभी मतलब क्या आएगा इसका ये मैं बताऊंगा। रेड की 2%, बाकियों की नहीं होती, जिनकी नहीं लिखी है नहीं होती ही नहीं है। ग्रीन की 0.5%, ब्लू की प्लस माइनस 0.25% और वॉयलेट की प्लस माइनस 0.05%। अभी सुनते रहिए, ये क्या रंग लाएगा हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ऐसे ही कुछ और भी कलरों का टॉलरेंस होता है। अगर गोल्ड के कलर की टॉलरेंस की बात करें तो 5%, प्लस माइनस 5%। सिल्वर के कलर की बात करें तो प्लस माइनस 10%। नो कलर की बात करें तो मतलब कोई कलर ही नहीं दिया तो टॉलरेंस कितनी जाएगी? 20%। अगर इन्हीं कलर के मल्टीप्लायर की बात करें तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, और इसका कोई मल्टीप्लायर ही नहीं होता। सवाल से समझ में आएगा और अन्यथा किसी से भी समझ में नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्राउन, ब्लैक और रेड, मतलब मान लीजिए 3 स्ट्रिप लगी हुई हैं, ब्राउन, ब्लैक और रेड। ये 3 स्ट्रिप लगी हुई हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, सबसे राइट में एक्सट्रीम में कोई कलर दिया हुआ है क्या? कोई भी कलर नहीं दिया हुआ है, कोई कलर ही नहीं दिया हुआ है। अब आप देखिए, पर सबसे लास्ट वाली क्या होती है? टॉलरेंस। तो टॉलरेंस को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? देखिए टॉलरेंस गुंजाइश होती है। अगर कोई कलर नहीं दिया है तो प्लस माइनस करके लिखेंगे, तो प्लस माइनस 20% आ गया यहाँ पे,
ठीक है। टॉलरेंस को हमेशा कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस के साथ में, क्लियर है। और हमने 20% क्यों लिखा, क्योंकि नो कलर, जब भी कोई कलर नहीं दिया जाता है सबसे लास्ट में तो प्लस माइनस 20% हम लोगों ने लिखा। मान लीजिए यहाँ ए से नो कलर मान के चलना है क्योंकि दिया नहीं है। अब देखिए रेड की अगर हम लोग बात करें तो रेड, जब ये टॉलरेंस है तो ये क्या हुई, मल्टीप्लायर, ये क्या हुई, मल्टीप्लायर। अब आप देखिए रेड का मल्टीप्लायर क्या है, रेड का मल्टीप्लायर क्या है, 10 की पावर 2। देखिए मल्टीप्लायर को, गुणांक को इनटू करके ही लिखा जाता है, इनटू करके ही लिखा जाता है। तो रेड का गुणांक क्या हो गया, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 हो गया, ठीक है। और जो ये बाकी के बचे सब क्या हैं, डिजिट्स। तो ब्लैक का डिजिट कितना है, 0, और ब्राउन का डिजिट कितना है, 1। तो डिजिट को ऐसे ही लिखना होता है। इस बात को ध्यान से समझिए कि ये जो रेड है, ये रेड को मल्टीप्लायर माना है, मल्टीप्लायर को, गुणांक को हमेशा गुणांक के नाम से ही पता चल रहा है कि गुणे में लिखना है, मतलब इंटू में लिखना है, और टॉलरेंस को प्लस माइनस करके लिखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 × 100 प्लस माइनस 20%, मतलब 1000 ओम प्लस माइनस 20%। तो इसका, इस कलर का मतलब क्या हुआ, 1000 ओम प्लस माइनस 20%। 1000 ओम मतलब 1 किलो ओम प्लस माइनस 20%। तो हम लोगों को क्या चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है, ये समझिए कि इस, अगर ऐसी कलर कोडिंग है, ऐसे कलर लग रहे हैं, तो 1000 ओम कलर रेजिस्टेंस का वैल्यू है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 1000 ओम, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 ओम तो है ही, पर उसमें 20% की गुंजाइश हो सकती है, मतलब रेजिस्टेंस का मान 20% ऊपर भी हो सकता है 1000 से, और 1000 से क्या भी हो सकता है, 20% नीचे भी हो सकता है। तो 1000 का अगर 20% निकालेंगे तो आप क्या निकलेगा, खुद सोचिए। 1000 का 20% आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, भाई ऐसे तो निकालते परसेंटेज, देखिए मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये चीज। तो 200 निकला। इसका मतलब ये है कि 1000 ओम तो उसकी वैल्यू है, तो ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू अगर जा सकती है तो 1200 ओम जा सकती है, और कम से कम जा सकती है तो 200 कम जा सकती है, 800 ओम जा सकती है। तो ये भी सवाल इंडियन ऑर्डिनेंस में एक बार पूछ लिया था कि कलर कोडिंग के साथ साथ ये सवाल भी जोड़ देते हैं कि अगर किसी भी प्रतिरोध पर ये कलर कोडिंग है तो बताइए कि उस रेजिस्टेंस का उच्चतम मान और न्यूनतम मान क्या बनेगा। समझिएगा, मैंने आपसे, मान लीजिए आपने मुझसे 100 रुपये लिए, मैंने मतलब आपने हाँ आप ही ने कह रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये लिए, तो आपने मुझसे 100 रुपये लिए, तो इसका मतलब आप मुझे कितना रिटर्न करेंगे, 100 रुपये। पर आपने मुझसे क्या कहा, सर मैं आपको 100 रुपये तो रिटर्न करूंगा, साथ में प्लस माइनस 10% और कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे 100 रुपये तो रिटर्न करोगे, हो सकता है तुम 100 रुपये प्लस 10% कर दो, मतलब 110, और माइनस 10% कर दो, मतलब 90 रुपये करो, पूरे 100 रुपये भी ना करो। तो मतलब गुंजाइश दे दी तुमने, कहा कि सर मैं प्लस 10% या माइनस 10% दे सकता हूँ 100 में से। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी ठोक के दावा नहीं कहती है कि 1000 ओम का ही रजिस्टर है मेरा, ले जाओ, दिल खोल के बोल दे रहे हैं, नहीं, उसमें गुंजाइश टॉलरेंस वो दे के रखती है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम टॉलरेंस का रजिस्टर खरीदें, हम रजिस्टर ही वो खरीदें जिसका टॉलरेंस ज़्यादा हो ही ना, जिसकी गुंजाइश ज़्यादा हो ही ना, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर कभी कभी वो ये पूछ लेता है कि इस रजिस्टर का उच्चतम और न्यूनतम मान बताएं, तो किसी भी रजिस्टर में से ये 2 सवाल भी आ सकते हैं, ये दिमाग में डाल के रखिएगा, क्लियर है। तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करना है, जितने भी % का टॉलरेंस है आपको एक में जोड़ देना है, एक में घटा देना है, बस इस तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये सवाल टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाने का नहीं है, जितने सवाल मैं करा रहा हूँ आप उतने कर लेंगे, काफ़ी होंगे। एक और सवाल ले लेते हैं, येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, सिल्वर, ठीक है। अब आप देखिए, ये सवाल भी किसी पेपर का ही सवाल है। सबसे राइट में एक्सट्रीम, देखिए मैं फिर से एक और बार बोल रहा हूं, 4 बैंड हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4। सबसे लाइट वाला टॉलरेंस लेंगे, फिर लेंगे मल्टीप्लायर, फिर कितने लेंगे, जो भी मिलेगा वो डिजिट्स लेंगे। तो सिल्वर का क्या है, टॉलरेंस कितना है सिल्वर का, प्लस माइनस 10%। ऑरेंज का क्या है, मल्टीप्लायर ऑरेंज का क्या है, इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। मल्टीप्लायर को क्रॉस करके मतलब मल्टीप्लाई में लिखते हैं। और वॉयलेट और येलो, तो वॉयलेट का डिजिट कितना है, 7, और येलो का डिजिट कितना है, 4।
तो ये कितना हुआ 47, 10 की पावर 3 को मैं किलो ओम भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस 10%। इसका मतलब क्या है, इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है, इस रजिस्टर की वैल्यू है 47 किलो ओम, जिसमें प्लस 10% और माइनस 10% की गुंजाइश रह सकती है। तो आप इसका जब 10% निकालेंगे और 10% जोड़ देंगे तो मैक्स में आएगा, और माइनस कर देंगे तो मिनिमम में आएगा। क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए भी, इतना पॉइंट, इतना कोई टफ भी नहीं है। ठीक है, चलिए एक सवाल और कराता हूं बढ़िया सा। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, ये इन मल्टीप्लायरों को यूज करके है, ये सवाल अच्छा है। ग्रीन, रेड, गोल्ड, सिल्वर। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर 2 बार टॉलरेंस वाले कलर लिख दिए हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट के हिसाब से चलो। सबसे आखिर का क्या होता है बेटा, टॉलरेंस। तो सिल्वर की टॉलरेंस कितनी है, प्लस माइनस 10%। उससे पीछे वाला क्या होता है हमेशा, मल्टीप्लायर। तो अब गोल्ड का टॉलरेंस नहीं लिखो, गोल्ड का मल्टीप्लायर लिखो। गोल्ड का मल्टीप्लायर क्या हुआ, 10 की पावर -1, और बाकी के जितने मिले वो सब क्या है, डिजिट्स। तो रेड का डिजिट कितना है, रेड का डिजिट कितना है 2, और ग्रीन का डिजिट कितना है 5। इसका मतलब इसका कितना वैल्यू हो गया 5.2, क्योंकि ये 10 की पावर -1 है, ओम प्लस माइनस 10%, ये इसकी वैल्यू बनी। क्लियर है इतनी चीज? तो ये 2 कलर जिसके टॉलरेंस वाले कलर एक साथ आ जाएं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लायर वैल्यू आपको याद रखनी है। सारा याद रखना बड़ा आसान है, फिंगर टिप्स पे याद रखना है। बी रॉय आपने यहां ऐसे याद रखना है, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। और याद रखना गलती यहां पे बस यही होगी कि आप इसे 1 से शुरू करोगे, बट ये 0 से शुरू होता है। तो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए, सिंपल क्वेश्चन करा दिए, और आपको मैंने साथ में 2 टॉलरेंस के एक साथ वाले क्वेश्चन भी करा दिए। क्लियर है? इतना क्वेश्चंस काफी इनफ है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहां मैं इस कलर कोडिंग का खत्म करता हूं टॉपिक, और हम लोग देखते हैं कि स्रोत कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के सोर्सेज होते हैं, एनर्जी सोर्सेज। एक और बात, मैंने आपको क्या कहा, 5 तक तो यही थ्योरी अप्लाई होती है। अगर 6 बैंड होंगे तो 6वां बैंड किसको दर्शाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को दर्शाएगा, तापमान गुणांक को दर्शाएगा। और फिर कहानी वही, उससे पहले टॉलरेंस, उससे पहले ये मल्टीप्लायर और फिर सारे डिजिट्स। इतना पॉइंट क्लियर है? चलिए अब हम लोग किस पे चलते हैं टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ सोर्सेज, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखते हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, पावर सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, पावर स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये अपने आप में पावर के स्रोत है। अगर आप देखें पावर का फॉर्मूला तो वो वोल्टेज इनटू करंट होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो वोल्टेज अपने आप में एक पावर का स्रोत है, करंट भी अपने आप में एक पावर का स्रोत है। वोल्टेज सोर्स 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो स्वतंत्र और एक निर्भर, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। सेम करंट सोर्स भी 2 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। आप लोगों को एक छोटी सी बात और एग्जांपल बता देता हूं। डिपेंडेंट, ये वोल्टेज सोर्स जो है, ये बैटरी जो 5 रुपए की एवर रेडी की सेल आती है, वो अपने आप में वोल्टेज सोर्स है। घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो अपने आप में एक वोल्टेज स्रोत है। करंट सोर्स हम अमूमन यूज नहीं करते हैं। करंट सोर्स हम यूज करते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, वहां हम करंट सोर्स यूज करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, बीजेटी, अरे बीजेपी नहीं बीजेटी, समझे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कुछ लोग बीजेपी समझ रहे हैं भाई, बीजेटी, समझे। तो ट्रांजिस्टर अपने आप में एक करंट सोर्स होता है, ठीक है। मॉसफेट अपने आप में एक करंट सोर्स होता है, सॉरी मॉसफेट नहीं होता, सॉरी, ठीक है। मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल मतलब दूसरे तरीके का सोर्स है। ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ओपैम्प हो गया, ओपैम्प आपका करंट सोर्स होता है। ओपैम्प मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर वही देसी में अपन आईसी बोलते हैं ना, वही होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। आईसी को ओपैम्प बोलते हैं। तो वोल्टेज सोर्स की बात करें और करंट सोर्स की बात करें तो ये अपने आप में 2 तरीके के होते हैं, स्वतंत्र और निर्भर, स्वतंत्र और निर्भर। और बात करें इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंटली आइडियल और प्रैक्टिकल 2 तरीके के होते हैं। मतलब आइडियल स्रोत जिसे कहते हैं आदर्श स्रोत, और एक होता है प्रैक्टिकल स्रोत जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल स्रोत, जो कि हम ऑब्वियसली आदर्श तो कुछ होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही हम यूज
करते हैं। सबसे पहले मैं इस बात को यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ, वोल्टेज खुद इटसेल्फ, वोल्टेज या विभव क्या होता है। देखिए यूँ तो मैं अगर फुल कोर्स होता तो बहुत डिटेल में मैं इसको बताता वोल्टेज या विभव क्या होता है, बट अगर हम लोग बात करें तो वोल्टेज अपने आप में किसी भी चार्ज, किसी भी पर यूनिट कूलम्ब, मतलब प्रति इकाई कूलम्ब द्वारा किया गया किसी चार्ज या आवेश द्वारा काम, उसको कहते हैं वोल्टेज। मतलब किसी भी एक आवेश द्वारा, प्रति कूलम्ब आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। किसी भी प्रति कूलम्ब द्वारा किया गया, प्रति इकाई कूलम्ब द्वारा किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। तो यहां से वोल्टेज की यूनिट क्या बनती है, जूल पर कूलम्ब। याद रखिए वोल्ट की यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम्ब। और इसको ही, क्योंकि साइंटिस्ट वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम से वोल्ट नाम से इसको रखा। सीधा सा लॉजिक है, 5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, कल को पूछ सकता है पेपर में, 5 जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। तो वोल्ट, तो याद रखिए गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही कौन है, गंगाधर है। तो जूल पर कूलम ही वोल्ट है और वोल्ट ही जूल पर कूलम है। ये होती है वोल्टेज विभव, ठीक है। और करंट तो हम लोग भली बात ही पढ़ ही चुके हैं डिटेल में। ये क्या होता है, किसी भी आवेश जो प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड कह लीजिए या प्रति इकाई समय कह लीजिए, जो कि सेकंड में होना चाहिए, वो होता है करंट। मतलब कितना आवेश प्रति इकाई समय में चल रहा है, वो होता है करंट। और इसकी यूनिट तो आपको भली भांति मालूम है, कूलम पर सेकंड, और जो कि होती है एम्पियर। ये होते हैं हमारे वोल्टेज सोर्स। अब यहां से आने वाले सवाल क्या होते हैं, देखिए कोई भी बैटरी, कोई भी वोल्टेज सोर्स इस तरीके से प्रदर्शित होता है डीसी का, ठीक है, जिसमें बड़ा वाला डंडा प्लस और छोटा वाला डंडा माइनस। और अगर हम बात करें एसी वोल्टेज सोर्स की, तो एसी का वो याद रखिएगा डीसी की बैटरी होती है, ठीक है, डीसी की बैटरी होती है, साथ के साथ डीसी का स्रोत भी होता है, सोर्स भी होता है। अब जैसे जनरेटर अपने आप में, डीसी जनरेटर क्या है, स्रोत है, बट एसी की कभी बैटरी नहीं होती, याद रखना। तो एसी का हमेशा क्या होता है, स्रोत होता है। इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये जो सोर्स है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, ये मान लो एग्जांपल 5 वोल्ट है बैटरी, तो ये 5 वोल्ट क्या हुआ, यही होता है हमारा स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स, यही होता है हमारा स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स। मतलब इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से कि आगे कितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं। आगे 1000 रेजिस्टेंस लगा लो या 20,000 लगा लो, इसकी बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट रहेगा। सर्किट के अन्य मापदंड पे क्या बोल रहा हूं, स्वतंत्र सोर्स है, ये स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स है। स्वतंत्र का मतलब है इट इज अ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इट मींस दैट कि स्वतंत्र है इसका मान, स्वतंत्र है इसका मान, वो किसी भी मापदंडों पर निर्भर नहीं करेगा, अलग अलग मापदंडों पर निर्भर नहीं करेगा, सर्किट के अन्य मापदंड पर निर्भर नहीं करेगा। सर्किट के अन्य मापदंड क्या हुए, ये सर्किट का अन्य मापदंड हुआ, ये सर्किट का अन्य मापदंड हुआ, कोई करंट हुआ, सर्किट के अन्य मापदंड। तो ना ये वोल्टेज इस पर निर्भर करेगा, ना वोल्टेज इस पर निर्भर करेगा, ना इस पर करेगा, उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ही रहेगा, स्वतंत्र है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वोल्टेज सोर्स 2 प्रकार के होते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसे होते हैं जिनमें आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी नहीं होता। आंतरिक प्रतिरोध मतलब कुछ नहीं होता का मतलब है कि ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, इसके छोर पे आपको पूरे 5 वोल्ट मिल जाएंगे। मतलब कोई भी वोल्टेज का नुकसान इधर नहीं होने वाला, कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप इधर नहीं होने वाला। तो ऐसे वोल्टेज सोर्स होते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स, जिनमें कोई भी आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपको देखिए ना, मैं आपसे क्या कहता हूँ, आदर्श, अगर मैं आप ही की बात कर दूं कि अगर आपके मान लीजिए घर वाले जाएं आपका रिश्ता लेके, कहें कि हमारा लड़का तो बड़ा ही आदर्श लड़का है, ना कभी कुछ खाता है ना कभी कुछ पीता है, किसी की तरफ तो आंख उठा के नहीं देखा आज तक, बड़ा ही इसका आंतरिक प्रतिरोध, मतलब अंदर से तो बिल्कुल कोई लॉस है ही नहीं, बड़ा ही साफ किस्म का लड़का है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जीरो है, मतलब कुछ खाता ही पीता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, बेचारा बच्चा मतलब बहुत सीधा है। तो वोल्टेज सोर्स
सोर्स आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए आइडियल का, 0। तो आपसे पेपर में ये सवाल पूछ लेता है कि आइडियल सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 0। पर प्रैक्टिकली अगर तुम्हारे घर वाले रिश्ते देखने जाएं तो कहें कि हमारा लड़का प्रैक्टिकली कैसा, चलो कभी कभी ले लेता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ले लेता है, इसका मतलब इसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा है, लो है। मतलब कहने का कि कोई भी आपकी बैटरी है, अगर कम से कम वो 5 वोल्ट की बैटरी है तो हम ये मान लेंगे कि चलो आउटपुट में 4.9 वोल्ट तो दे दे, मतलब केवल 0.1 का ही यहां पे ड्रॉप कर दे ज्यादा से ज्यादा अगर करे तो वो कब होगा, जब आंतरिक प्रतिरोध एक बहुत ही कम वैल्यू होगी, मतलब बहुत ही कम 0.01 टाइप या 0.1 ओम टाइप, मतलब बहुत कम आंतरिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आंतरिक रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, मतलब एक लो वैल्यू होनी चाहिए। मतलब आंतरिक प्रतिरोध अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज का देखें तो एक लो वैल्यू होती है, बट अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का देखें, आइडियल में तो मतलब आंतरिक प्रतिरोध कुछ है ही नहीं, मतलब कोई बुराई नहीं है। 5 वोल्ट का है तो 5 ही वोल्ट देता रहेगा और हमेशा आउटपुट में 5 ही वोल्ट मिलता रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो ये आपसे पेपर में पूछ लेते हैं। अब देखो घुमाने वाली बात क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझिए। कल को वो आपसे ये पूछ सकता है कि वोल्टेज सोर्स का आइडियल वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध बताओ, तो आपने 0 बता दिया। पर वो अगर ये पूछ ले कि चालकता बताओ, तो चालकता क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि चालकता क्या होती है 1/R और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और यहाँ चालकता क्या हो जाएगी, 0। तो पेपर को बड़ा क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को, वो पेपर में क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना कि चालकता पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है। सेम ऐसे ही करंट सोर्स पे मैं अभी आऊंगा, इन पे भी आऊंगा, इन पर भी आऊंगा। सेम ऐसी करंट सोर्स में बात फंसती है। करंट सोर्स की अगर हम लोग बात करें, सेम करंट सोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कोई अगर करंट सोर्स है, एक और मैं बात यहां बताना थोड़ा सा भूल गया, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध पैरेलली दर्शाया जाता है, जबकि वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के सीरीज में दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। और करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध पैरेलली दर्शाया जाता है। अब देखिए अगर हम लोग डिटेल लेक्चर लेते तो मैं जरूर इस बात को डिस्कस करता। अभी के लिए जो क्वेश्चन वाली चीज है वो आप समझ लीजिए ना। तो करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कैसा जोड़ा रहता है, पैरेलल, और वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध सीरीज में। तो करंट सोर्स में अगर मैं आइडियल की बात करूं, आइडियल करंट सोर्स की बात करूं, तो आइडियल करंट सोर्स का अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध देखूं तो वो होता ही नहीं है। होता ही नहीं है का मतलब आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है, खुला हुआ होता है, मतलब है ही नहीं यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध। पर अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध होता है और वो बड़ा ही हाई होता है। यहाँ आंतरिक प्रतिरोध हाई होता है। इसको पूरा डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो उसके पीछे रीजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 एम्पियर का सोर्स है, मान लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर आप लोड ले रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताइए, आप लोड पे पूरा करंट देना चाहेंगे 5 एम्पियर, मतलब यहां से 5 एम्पियर गया तो पूरा का पूरा लोड में गया। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रजिस्टर, कुछ ना कुछ करंट मान लो कम ही जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल पे मान लो 4.8 एम्पियर गया, तो वो 0.2 एम्पियर कहाँ गया, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैरेलल रेजिस्टेंस ही तो दिखाएंगे। मान लो कि यहाँ पर 0.2 एम्पियर गया होगा, और वो गया होगा कैसे दिखाएंगे, वो पैरेलल से दिखाएंगे, सीरीज से दिखाएंगे तो वो सीरीज के सेम की सेम आ ही जाएगा। अगर मान लो यही हम करंट सोर्स के सीरीज में कर दें तो भाई सीरीज में तो करंट सेम रहता है, फिर वही 5 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, तो लॉस नहीं दिखा पाएंगे। तो लॉस कब दिखा पाएंगे, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे। तो करंट का जो नुकसान है वो पैरेलल में लगा के रेजिस्टेंस को प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो करंट सोर्स का जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल सोर्स है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, हाई, और आइडियल का कितना है, इनफाइनाइट। मतलब आइडियल में ये होता ही नहीं है और प्रैक्टिकल में होता है। फिर वही चीज कंडक्टेंस पूछ ले, चालकता पूछ ले तो ये 0 हो जाएगी, और ये पूछ ले तो इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हर चीज रटने मत लगना, केवल एक चीज को याद रखो, बाकी चीज को तो वहां पेपर में निकाल देना, क्या पंगा है। चलें आगे, चलिए डिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं, वोल्टेज की।
ये दो प्रकार के होते हैं, इनकी वैल्यू सर्किट के किसी अन्य मापदंड पर निर्भर करती है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। अब मान लीजिए ये सर्किट है, ये 5I वोल्ट है, मतलब इस वोल्टेज की, ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस लगा है, और ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है 5I, जिसमें I क्या है, दूसरी वाली शाखा में जाने वाला करंट। अब आप खुद सोचो, इस शाखा का रेजिस्टेंस मैं बदलूंगा तो ये करंट भी बदलेगा, और ये करंट बदलेगा तो इसका मान भी बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर मान लो ये करंट 2 एम्पियर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट, भाई 5 × 2 10 वोल्ट। अगर ये वैल्यू करंट की 4 एम्पियर हो जाएगी तो इस वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, 5 × 4 20 वोल्ट। तो इसका मतलब इस वोल्टेज सोर्स का मान किसी सर्किट के अन्य मापदंड पर निर्भर कर रहा है। ऐसे होते हैं हमारे डिपेंडेंट सोर्स, ये हमेशा त्रिकोणीय में बनाए जाते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको हम त्रिकोणीय में इस तरीके से बना के, मतलब ट्रेपेजियम में बना के रखते हैं, ट्रेपेजियडियल में, है ना। ये दो तरीके के होते हैं, क्या, देखो वोल्टेज सोर्स दो तरीके के होते हैं। ये तो वोल्टेज सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया। वीएस का क्या मतलब है, वोल्टेज सोर्स, और सीसी का मतलब है करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल। देखो हो सकता है किसी को दिखे ना, बट मैं बोल भी तो रहा हूं करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स तो है ही है, और वीसी का मतलब हुआ वोल्टेज कंट्रोल। सेम ऐसे ही ये करंट सोर्स, करंट सोर्स, मतलब सीएस का क्या मतलब हुआ, करंट सोर्स, और सीसी का मतलब करंट कंट्रोल, और वीसी का क्या मतलब है, वोल्टेज कंट्रोल। तो ऐसे देखिए दो तरीके के डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाते हैं, दो तरीके के करंट सोर्स हो जाते हैं डिपेंडेंट। अगर जैसे बात करें क्या इसका मतलब हुआ, वो देखो जैसे, अब एक बात बताऊँ, इसको मैं मतलब समझा देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में खास जाने की ज़रूरत है तो मतलब कितना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये वोल्टेज सोर्स है, ये तो आपको पता चल रहा है, प्लस माइनस लगाए तो एक बात तो पता चल गई, ये वोल्टेज सोर्स है। कैसे पता करते हैं, अब देखो इसका मान किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन इसका मान को कंट्रोल कर रहा है, करंट, किसी शाखा का करंट इसके मान को कंट्रोल कर रहा है। देखिए इसका मान है 5I, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये शाखा कंट्रोल कर रही है, मतलब करंट कंट्रोल कर रहा है। अगर करंट का मान 2 है तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, करंट का मान 4 एम्पियर है तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, ये करंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स कैसे पता चला, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, वोल्टेज सोर्स कैसे पता चला, प्लस माइनस है, और इसकी वैल्यू कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन चाबी भर रहा है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करो, कहती है ना गर्लफ्रेंड तुम्हारी है तो कौन इसको बोल रहा है कि मैं जैसी वैल्यू होंगी वैसे वैसा हो, ये करंट बोल रहा है। तो ये करंट कंट्रोल है, वोल्टेज सोर्स है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोई वोल्टेज सोर्स इस तरीके से ले लूं, 5V, मतलब 5V1 ऐसे मान लीजिए, और मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है R2 R1, और ये जो वोल्टेज है V2 है, मतलब इस शाखा में जो वोल्टेज है वो V2 है मान लीजिए। मान लीजिए इस शाखा में जो रेजिस्टेंस है ये 2 3 हो गया, ठीक है। R4 R5 और ये R3 है। अब मान लीजिए ये V2 है, अब अगर ये V2 बदलेगा, आप खुद सोचिए, ये V2 बदलेगा तो इसका भी मान बदलेगा, और ये मान लीजिए V1 है वोल्टेज, अब ये V1 बदलेगा तो इसका भी मान बदलेगा। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है V1, अच्छा ये प्लस माइनस लगाए तो हमें पता चल गया ये वोल्टेज सोर्स है, और कंट्रोल कौन कर रहा है इसे, वोल्टेज, शाखा का वोल्टेज V1 ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या हुआ, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सेम ऐसे ही दो करंट के होते हैं, अगर मैं करंट की बात करूं, मान लो कोई दो करंट सोर्स मैंने ले लिए,
इसकी वैल्यू कितनी है 5i1 एम्पियर। अब देखो ये करंट सोर्स से पता चल रहा है, आपको हो सकता है पेपर में ये बना के दे दे और आपसे पूछे ये कौन है। अब ये करंट सोर्स है, एरो से पता चल रहा है ये करंट सोर्स है, इतना तो पता चल गया एरो से कि ये करंट सोर्स है। कंट्रोल कौन कर रहा है, करंट की वैल्यू कंट्रोल कर रही है, तो करंट कंट्रोल हो गया और है करंट सोर्स। अब देखिए ये करंट सोर्स है पर वैल्यू कौन कंट्रोल कर रही है, V1, कोई मतलब वोल्टेज वैल्यू कंट्रोल कर रही है, इसका मान कौन कंट्रोल कर रहा है, V1। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ऐसे ये दोनों यहाँ पर ये करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होगा। तो ये 4 प्रकार के इस तरीके से होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है ये आंतरिक प्रतिरोध वाली चीज़ है, ठीक है। फिर आपको हो सकता है ये दिखा दे बना के, मतलब कह सकता है कि ये चीज़ क्या है पूछ ले। तो ये आज का टॉपिक, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कवर मैंने कर दिए हैं। थैंक यू, आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं लेक्चर्स को, आप लोग काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। लिटरली मेरे पास कुछ मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि सर आप मतलब काफ़ी अच्छा मतलब बता रहे हैं चीज़ों को, और काफ़ी बच्चों के कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर हम लोग काफ़ी शेयर भी किए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप लाइव क्लास भी ले सको धीरे धीरे करके। तो मैं सारी चीज़ों को करूँगा आपसे। थैंक यू मैं इस बात के लिए तो कहना चाहूँगा सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि बस हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो भी है कोशिश पूरी है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक पूरा आपका कंप्यूटर का कोर्स हम लोग लेके आएँ। टेस्ट सीरीज़ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, आपको इस बार सिलेक्शन हम लोगों को दिलाना ही दिलाना है, ठीक है। चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर द सपोर्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर का टॉपिक क्या होगा, कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह को लेके हम लोग आएंगे। नहीं, केसीएल किरचॉफ और किरचॉफ के लॉ करेंगे, वो हुआ नहीं है, ठीक है। किरचॉफ के लॉ हम लोग करेंगे, केसीएल केवीएल हम लोग करेंगे, बहुत प्यारी तरीके से करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, अगला लेक्चर केसीएल केवीएल पे होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।